आमतौर पे हम सबको ऐसा लगता है कि अगर आरबीआई को इकोनॉमी को बूस्ट करना हो, मानो इन्फ्लेशन लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ करंटली लो टू मॉडरेट है, और अगर आरबीआई को इकोनॉमी को बढ़ावा देना हो तो आरबीआई को सिर्फ रेपो रेट, जो कि इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट्स का एक बेंचमार्क है, इसको कम करने की ज़रूरत है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करेगी तो बोरोइंग कॉस्ट कम होंगे। बोरोइंग कॉस्ट यानी कि ईएमआईज अगर कम होगी तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, बोरो करके स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब ये थियोरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखें तो आरबीआई को रेपो रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स और डायनामिक्स को ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर सिर्फ रेपो रेट कम करके इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता था तो आरबीआई का काम काफ़ी आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई अगर रेपो रेट कम भी करे तो भी हो सकता है कि इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट्स जो है, चाहे वो वेटेड एवरेज कॉल रेट हो या बॉन्ड यील्ड्स हो या ईएमआईज हो लोगों की, वो बढ़ सकती है। ये फैक्टर्स जो है, जो इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बावजूद बढ़ाते हैं, कौन से है? वेल, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया का ट्रेड सिचुएशन। अगर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत वाइड है और कंसिस्टेंटली काफ़ी महीनों के लिए वाइड रहता है, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर इंपोर्ट से काफ़ी कम रहते हैं काफ़ी महीनों के लिए, तो फिर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है इंडिया में वो बढ़े। अब ये कैसे काम करता है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ सकता है? वेल, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। एग्जैक्ट मैकेनिक्स क्या है, कैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट आ सकता है, इस चीज़ को हम बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। मानो कि इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, जो कि हर महीने कंसिस्टेंटली ये चीज़ रहती है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। एक डेवलपिंग कंट्री को क्रूड ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। गोल्ड भी इंडिया में काफ़ी इंपोर्ट होता है, तो नेचुरली हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहते हैं। ये कोई बुरी बात अपने आप में नहीं है। स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज में, गुड्स में तो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट से जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी इनकम आती है, वो इंपोर्ट को कवर करने के लिए इनफ नहीं है। हम जो जिन सप्लायर्स से इंपोर्ट कर रहे हैं उन सप्लायर्स को पेमेंट भी तो फॉरेन करेंसी में करनी होती है। ये फॉरेन करेंसीज हमारे पास इनफ नहीं रहेगी अगर एक्सपोर्ट इनकम हमारे पास कम हो। तो फिर ये डॉलर्स हम कहाँ से लाएंगे? वेल, ये डॉलर्स लाने के और भी सोर्सेज है। फॉर इंस्टेंस, एक सोर्स है रेमिटेंसेज, यानी कि हमारे जो वर्कर्स बाहरी कंट्रीज में रहते हैं वो अपनी फैमिलीज में फॉरेन करेंसीज भेजेंगे, डॉलर इनकम भेजेंगे फॉर इंस्टेंस। तो ये रेमिटेंसेज जो फॉरेन करेंसीज में इंडिया में आ रहे हैं, तो ये फॉरेन करेंसीज भी हम इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए पे कर सकते हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मेजर सोर्स क्या है फॉरेन करेंसीज के इंडिया में? वेल, एक तो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन एफडीआई इंडिया में आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं ये भी डॉलर्स लाते हैं, फॉरेन करेंसीज लाते हैं, तो ये भी हम इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए पे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एफडीआई और एफपीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में इनफ नहीं आ रहा, तो फिर हम डॉलर्स कहाँ से लाएंगे? वेल, फिर लास्ट सोर्स है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई डॉलर्स अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से बेचेगी, फॉरेन करेंसीज जो है वो मार्केट में बेचेगी, ताकि ये डॉलर्स जो है वो मार्केट इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए यूज कर पाए। तो नेचुरली आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे। लेकिन आरबीआई जब फॉरेन करेंसीज मार्केट में बेचेगी, यानी कि डॉलर्स मार्केट में बेचेगी, तो सामने बाई क्या करेगी? क्योंकि हमेशा कोई भी ट्रेड के दो लेग्स होते हैं, बाई एंड सेल। तो अगर फॉरेन करेंसी मार्केट में सेल करेगी, डॉलर्स सेल करेगी आरबीआई, तो फिर बाई क्या करेगी? बाई करेगी रुपीज। अब रुपीज बाई करेगी आरबीआई डॉलर्स बेच के, तो फिर रुपये की लिक्विडिटी जो है हमारी बैंकिंग सिस्टम में वो कम हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम में से। ये क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि आरबीआई इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स बेच रही है, डॉलर्स जो है उसका सप्लाई मार्केट में बढ़ा रही है। क्या? क्योंकि ये जो डॉलर्स है वो हम इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए यूज कर पाए, तो इससे रुपी लिक्विडिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है हमारे सिस्टम में से। रुपी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होने से क्या हो रहा है कि बैंक्स के पास रुपीज, और मैं ये सिंपल टर्म्स में कर रहा हूँ, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बैंक्स के पास जो रुपीज है, फंड्स है, वो कम हो जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम में रुपीस कम हो जाएंगे तो अगर मानो कि सामने लोन्स की डिमांड कंटिन्यूसली रह रही है, मानो कि कॉर्पोरेशंस
ज़्यादा बोरोइंग के लिए बैंक्स के पास जा रहे हैं, या इंडिविजुअल्स जो है आप और मैं बैंक्स के पास लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम है, रुपीज़ है नहीं, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी वो रुपीज़ एब्जॉर्ब कर लिया बैंकिंग सिस्टम में से। इस सिचुएशन में होगा क्या, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो फिर जो बोरोइंग की डिमांड है चाहे कॉरपोरेट से या हमसे, वो कम हो जाएंगे। तो नेचुरली मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस है उसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स आर बेसिकली प्राइस ऑफ फंड्स। अगर बोरोइंग की डिमांड ज़्यादा है लेकिन फंड्स की सप्लाई कम है तो नेचुरली द प्राइस ऑफ फंड्स, जो कि इंटरेस्ट रेट्स है, वो बढ़ेंगे। और अभी हाल ही में दिसंबर में ऐसा ही हुआ है। आरबीआई ने फरवरी में रेपो रेट हमारा 6.5 था, फरवरी से लेके अब तक रेपो रेट कम कर दिया, 5.25 कर दिया है, ऑलमोस्ट 125 बेसिस पॉइंट जितने रेपो रेट कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कम हो रही थी, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट कम किया। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स जो है, इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट्स जो है, उन पे अपवर्ड प्रेशर आया, क्योंकि यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में जो 50% टैरिफ लगाया है, हाल ही में मैक्सिको ने भी टैरिफ एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50% बढ़ा दिया है। तो इससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डर गए, उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है, यानी कि इंपोर्ट बिल जो हाई है एक्सपोर्ट से, वो कवर करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसीज नहीं रही। तो आरबीआई को ये फॉरेन करेंसीज अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से बेचनी पड़ी ताकि इंपोर्ट बिल हम कवर कर पाए। वो बेचे तो रुपी लिक्विडिटी सक हो गई इंडियन सिस्टम में से, रुपी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो वेटेड एवरेज कॉल रेट, यानी कि एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से जब ओवरनाइट फंड्स बोरो करते हैं तो ये बोरो कौन से इंटरेस्ट रेट पे करती है, वो करती है कॉल रेट, जो वेटेड एवरेज कॉल रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट से बोरो करते हैं। तो ये वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म रेट है। और जब आरबीआई रेपो रेट सेट करती है, सो फॉर इंस्टेंस अभी रेपो रेट 5.25% है, ये रेपो रेट 5.25% है, तो ट्राई आरबीआई का ये होता है कि जो कॉल रेट है, वेटेड एवरेज कॉल रेट, वो 5.25 के करीब ही रहे। ये करीब कब रहेगा, जब मार्केट में रुपी लिक्विडिटी जो है वो इनफ हो, एम्पल हो। अभी क्या हुआ है दिसंबर में कि वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो बढ़ के 5.48% हो गया। तो रेपो रेट 5.25% है लेकिन वेटेड एवरेज कॉल रेट 5.48% हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रुपी लिक्विडिटी जो है वो अभी कम हो गई है। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में कहूँ तो मिड दिसंबर में हमारे पास रुपी सरप्लस था, ऑलमोस्ट 2,60,000 रुपीस जितना सरप्लस था सिस्टम में। अब वो सरप्लस डेफिसिट में चला गया। 30 दिसंबर तक की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीस का रुपी डेफिसिट हो गया था। सो मिड दिसंबर में सरप्लस था 2,60,000 जितना, 2,60,000 करोड़, और दिसंबर एंड में 70,000 करोड़ जितना डेफिसिट हो गया था। क्यों डेफिसिट हो गया था? क्योंकि आरबीआई ने अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर्स बेचे, फॉरेन करेंसीज बेची और रुपी लिक्विडिटी को सक कर दिया था। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू किया। इनफैक्ट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स भी हम देखे हमारी गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, तो वो भी जून में 6.1% थे बॉन्ड यील्ड्स, जो अभी बढ़ के 6.6% हो गए हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ गए। तो ये प्रतीक है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, उसके बावजूद हमारे इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में है वो बढ़ने शुरू हुए। तो एक तरह से आरबीआई की जो रेपो रेट घटाने की जो एक्शन थी, जो इंटेंशन था, वो ही नलीफाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई के लिए ये सारे वेरियस डायनामिक्स जो है वो बैलेंस करने कितने टफ है। तो ये जो फैक्टर है, मेजर फैक्टर जो इस पास्ट 3-4 मंथ्स में प्ले आउट हुआ है, जो कि एक्सटर्नल सेक्टर का है, ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना और उस ट्रेड डेफिसिट का फाइनेंस नहीं होना, यानी कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का विड्रॉवल होना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा डॉलर्स नहीं आने ताकि हम हमारे इंपोर्ट बिल कवर कर पाए, ये जो पूरा फिनोमिना है जिसने हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, इस चीज़ को हम न्यूमेरिकली देखेंगे। दिसंबर में आरबीआई ने जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेटा रिलीज किया। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हमारे देश का दूसरे देशों से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, हमारे देश और दूसरे देश के बीच में कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका एक अकाउंटिंग
रिकॉर्ड जो है इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक फैंसी टर्म है लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, इस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देख के हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में न्यूमेरिकली डेटा वाइज अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या है। तो इससे आपको ज़्यादा जानकारी रहेगी कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो $11 बिलियन नेगेटिव है उससे हमारी इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ी है। तो मैकेनिक्स जो है इसके ये हम समझेंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहला तो है करंट अकाउंट। आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया में, करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है। ये जो टर्म है वो करंट अकाउंट से आता है। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट बेसिकली इंडिया के में जो भी फॉरेन करेंसी इनफ्लोज होते हैं और जो भी डे टू डे फॉरेन करेंसी आउटफ्लोज होते हैं डे टू डे, उसका एक रिकॉर्ड है करंट अकाउंट। तो ये डे टू डे इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो फॉरेन करेंसी के हो रहे हैं वो कौन से चीज़ों में हो रहे हैं, राइट? इसमें से क्लियरली आप सोचो तो एक तो है ट्रेड। एवरी डे इंडिया में फॉरेन करेंसीज इंडिया में आती है। मानो अगर हमने एक्सपोर्ट किया हो और एवरी डे फॉरेन करेंसी बाहर जाती है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एवरी डे चलता रहता है, राइट? तो एक तो है ट्रेड। ट्रेड में एक है मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि गुड्स ट्रेड और दूसरा है सर्विसेज ट्रेड, राइट? सो जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा हमारे पास है क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 3 का अभी रिलीज नहीं हुआ, तो क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर में देखे तो नेट मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स हम करें, क्योंकि मर्चेंडाइज ट्रेड में हमेशा से हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं, तो मर्चेंडाइज ट्रेड में हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। कितना ट्रेड डेफिसिट रहा है इन 3 महीनों में? ऑलमोस्ट $87 बिलियन का, ठीक है? ये डॉलर्स है। $87 बिलियन का मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट रहा है। सर्विसेज ट्रेड में हमेशा से हमारा सरप्लस रहा है, क्योंकि हम सर्विसेज में काफ़ी डोमिनेंट है। हमारा एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज में इंपोर्ट से काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो सर्विसेज ट्रेड में एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स अगर हम करें तो वो नेट $51 बिलियन का रहा है। यानी कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज का जो सरप्लस है हमारा, वो मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट को काफ़ी सारा कवर कर देता है। मोर देन हाफ जो डेफिसिट है मर्चेंडाइज ट्रेड का, सर्विसेज सरप्लस से वो कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ओके? सर्विसेज के अलावा करंट अकाउंट में और कौन से सोर्सेज है इनफ्लोज और आउटफ्लो, फॉरेन करेंसी इनफ्लोज और आउटफ्लोज के लिए? वेल, अगर आप सोचो तो क्लियरली एक तो है ट्रांसफर्स। अब ये भी एक फैंसी टर्म है। ट्रांसफर्स में एक मेजर आइटम है रेमिटेंसेज, यानी कि इंडियन वर्कर्स जो ओवरसीज रहते हैं और अपनी फैमिलीज को वो फंड्स भेजते हैं फॉरेन करेंसी में। तो ये जो फंड्स आ रहे हैं फॉरेन करेंसीज में, ये भी हम हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसको कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एक तरह से, राइट? तो ये रेमिटेंसेज जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर महीनों में ऑलमोस्ट $37 बिलियन के आए हैं फंड्स। तो ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डॉलर्स पॉजिटिव $37 बिलियन ह्यूज अमाउंट है, राइट? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रेमिटेंसेज आए हैं। ये रेमिटेंसेज हम इंपोर्ट बिल कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है, अगर आप सोचो तो इनकम। इनकम में मेनली इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? वेल, जब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अगर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डिविडेंड रिटर्न मिलता है। अगर डेट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट वो बाहरी कंट्रीज में ले जाते हैं, तो एक तरह से आउटफ्लो ऑफ इनकम हो जाता है, राइट? सिमिलरली इंडियन इन्वेस्टर्स अगर बाहरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा हो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, तो वो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। लेकिन नेट हम क्योंकि हमारे वहाँ एफपीआई और एफडीआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है, तो हम रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर्स को पे ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू हमें मिलना चाहिए जो रिटर्न। तो हमें जो मिलता है रिटर्न, उससे हम जो पे करते हैं डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वेल, जुलाई अगस्त सितंबर महीनों में ये ऑलमोस्ट $12.2 बिलियन जितना रहा है, ओके? सो $12.2 बिलियन नेट हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉरेन करेंसीज में पे किया है। तो ये फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर गई है। सो ट्रेड, ट्रांसफर्स एंड इनकम, ये 3 मेजर सोर्सेस है जिससे डे टू डे हमारे यहाँ करेंसी, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है या फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाती है। इसका अगर नेट करें तो ऑलमोस्ट $11.7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसको मैं अलग
कलर में लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। करंट अकाउंट डेफिसिट को शॉर्ट फॉर्म में CAD लिखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जुलाई अगस्त सितंबर महीने में ऑलमोस्ट 11.7 बिलियन डॉलर्स का रहा है, जो कि 1.3% ऑफ आर GDP रहा है। अब ये जो डेफिसिट है 11.7 बिलियन डॉलर्स, ये फॉरेन करेंसीज कहीं से तो हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉरेन करेंसीज जो है बेसिकली ये हमें इतना पे करना है। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट जहाँ से कर रहे हैं जो सप्लायर्स हैं उनको हमें पे करनी है। तो ये जो गैप है 11.7 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन करेंसी का, वो कहाँ से लाएंगे हम? वेल, वो हम लाएंगे कैपिटल अकाउंट से। अगेन कैपिटल अकाउंट एक फैंसी टर्म है, इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडियन इन्वेस्टर्स भी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका जो नेट अमाउंट है जिसको बोलते हैं नेट FDI, तो अगर फॉरेन नेट बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इनकम इंडिया से जो बाहरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे ज़्यादा है, यानी कि नेट अमाउंट नेट फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, तो नेट FDI पॉजिटिव रहेगी। इनफैक्ट जुलाई अगस्त सितंबर महीने में देखें तो नेट FDI जो है वो 2.9 बिलियन डॉलर्स की रही है, यानी कि 2.9 बिलियन डॉलर्स इंडिया में आया है इन 3 महीनों में। देन FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो हमारे स्टॉक मार्केट में रोज होता है। इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट जाता है। इनफैक्ट नेट देखें हम तो FPI जो है वो इंडियन इकोनॉमी से बाहर गई है, यानी फॉरेन करेंसीज जो है वो 5.7 बिलियन ऑलमोस्ट 6 बिलियन डॉलर जितनी फॉरेन करेंसीज बाहर गई है, क्योंकि FPI इसने विड्रॉ किया है इन 3 महीनों में। तो ये मेजर सोर्सेज है। इसके अलावा हम करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे फंड कर सकते हैं? वेल, एक और ऑप्शन है और वो है लोन्स। यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट बाहरी कंट्रीज से लोन लेती है, बाहरी गवर्नमेंट के से लोन लेती है, या फिर ऑफिशियल एजेंसीज जो है हमारी वो बाहरी दूसरी इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, या हम लोन दे रहे हैं, तो इसका नेट अमाउंट जो है वो लोन्स में आता है। इनफैक्ट अगर हमारी कंपनीज भी बाहरी कंट्रीज से लोन ले रही है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो ये भी लोन्स के अंडर में आ जाता है। अगर लोन्स आ रहे हैं इंडिया में तो फॉरेन करेंसी इनफ्लो आ रहा है इंडिया में, तो ये पॉजिटिव में दिखेगा। सो फॉर इंस्टेंस जुलाई अगस्त सितंबर महीनों में लोन्स जो है ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन डॉलर्स जितनी लोन्स इंडिया में आई है। हमने लोन्स लिया है, ये फंड्स इंडिया में आए हैं, फॉरेन करेंसी इंडिया में आए हैं, तो ये भी अगेन हम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन लोन्स के अलावा बैंकिंग कैपिटल है एक सोर्स ऑफ फंड्स। बैंकिंग कैपिटल में जैसे हमारी बैंक्स के कुछ फॉरेन करेंसीज एसेट्स हो, बाहरी कंट्रीज में लोन दिया हो, या फॉरेन करेंसीज लायबिलिटीज हो। लायबिलिटीज में क्या आ गया? बैंकिंग लायबिलिटीज में जैसे NRI डिपॉजिट्स है, बाहरी NRIs ने इंडियन बैंक अकाउंट्स में डॉलर डिपॉजिट्स की हो फॉर इंस्टेंस, तो डॉलर डिपॉजिट्स भी एक सोर्स ऑफ फंड्स है। नेट हम देखें तो बैंकिंग कैपिटल जो है 1.9 बिलियन डॉलर्स जितनी इंडिया में आई है। फिर लास्ट अदर कैपिटल, यानी कि ये उस तरह के फंड्स है जो ऊपर कोई भी कैटेगरीज में नहीं आते, तो वो फिर अदर कैपिटल में आ जाते हैं। तो अदर कैपिटल जो है वो नेगेटिव 1.9 बिलियन डॉलर्स है। सो बाहर गए हैं फंड्स। नेट अगर हम देखें, इन सबको ऐड करें, तो फिर कैपिटल अकाउंट भी जो है वो सरप्लस तो है, लेकिन कितना सरप्लस है? 0.5 बिलियन डॉलर्स जितना ही। अब करंट अकाउंट जो है, अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट अकाउंट 11.7 बिलियन डॉलर्स जितना डेफिसिट में है, और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। पर कितना सरप्लस है? सिर्फ 0.5 बिलियन डॉलर्स का। तो 11.2 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट अभी भी है। आइडियली अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो कैपिटल अकाउंट जो है वो उतना ही सरप्लस में होना चाहिए, ताकि हमारे रुपये पे इम्पैक्ट ना पड़े, इंटरेस्ट रेट्स पे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन क्योंकि 11.2 बिलियन डॉलर्स का अभी भी डेफिसिट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना आ नहीं रहा, लोन्स भी हमने इतनी नहीं ली है, तो फिर ये फंड कहाँ से करेंगे? वेल, ये हम फंड करेंगे RBI के फॉरेक्स रिजर्व्स में से। RBI के फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो इतना ही यूज होना चाहिए, और ये यूज हुआ है। यानी कि RBI ने अप्रॉक्सीमेटली 10 ऑफिशियल नंबर्स देखे तो 10.9 बिलियन डॉलर्स जितने एसेट्स जो है फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो सेल किए हैं। सेल क्यों किए हैं? क्योंकि ये फॉरेक्स रिजर्व्स, जैसे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बात किया कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स RBI
के पास है वो आरबीआई मार्केट में सप्लाई करेगी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है वो सप्लाई करेगी मार्केट में से, तो ये फॉरेन करेंसी जो है वो हम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट प्लग करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स उतने कम होंगे और हमारा जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो प्लग हो जाएगा। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है कि आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व्स बेचे तो फिर डॉलर्स बेचे तो फिर डॉलर्स के सामने रुपये खरीदने पड़ेंगे। कोई भी ट्रेड के दो लेग्स होते हैं, एक चीज़ बेची तो दूसरा खरीदा। डॉलर्स मार्केट में बेचे फॉरेक्स रिजर्व्स कम करके तो रुपये खरीदना पड़ेगा, रुपये खरीदा तो रुपये की लिक्विडिटी जो है मार्केट में से वो कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई रुपये बैंक्स के पास से अब्जॉर्ब कर रही है, तो बैंक्स के पास रुपये लिक्विडिटी कम हो जाएगी। दिसंबर में कम हुई, हमने देखा कि रुपये लिक्विडिटी जो है सिस्टम में वो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ जितनी कम हो गई। लिक्विडिटी डेफिसिट में चली गई, 70,000 करोड़ जितना डेफिसिट में चली गई। तो वेटेड एवरेज कॉल रेट बढ़ा, 5.25 रेपो रेट है, तो वेटेड एवरेज कॉल रेट भी 5.25 रहना चाहिए, लेकिन वो बढ़ के 5.48 जितना रह रहा है अभी। अगेन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स भी 6.6% तक बढ़ गया, जो जून में 6.1% था। तो इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट पे अपवर्ड प्रेशर आ रहा है, इवन दो आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से कम करके फरवरी में 6.5% से कम करके आज 5.25% पे ला दिया है। तो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ रहा है, क्योंकि रुपये लिक्विडिटी जो है वो सक हो गई हमारे सिस्टम में से। क्यों सक हो गई? क्योंकि आरबीआई ने डॉलर्स बेचे। क्यों डॉलर्स बेचे? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको फंड करना ज़रूरी था। अगर फंड नहीं करते तो फिर रुपये जो है 91 टू $1 चला गया था, वो और डेप्रिशिएट हो सकता था, राइट। अब आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होना चाहिए, इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। तो आरबीआई ने WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट जो बढ़ा है या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ा है, उसको कम करने के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए? 23 दिसंबर को आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्शन करेगी। कैसे करेगी? OMO जिसको बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बैंकिंग सिस्टम से बॉन्ड्स खरीदती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है। जब आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगी तो सामने बैंक्स को रुपये पेमेंट करेगी। जब रुपये पेमेंट करेगी तो बैंकिंग सिस्टम में वापस लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। वो लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी तो अपने आप WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेजर्स आरबीआई ने ऑलरेडी लिए हैं। और आज की डेट पे ऑलमोस्ट लिक्विडिटी जो है, सिस्टम लिक्विडिटी 2 जनवरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, रुपये लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम में वो 20,000 करोड़ का सरप्लस दिखा रही है। तो ऐसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बैलेंस करने का ट्राई करती है, बहुत सारे डायनामिक्स जो है उनको बैलेंस करने का ट्राई करती है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। काफ़ी सारे डायनामिक्स हमने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए इस वीडियो में। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।